कि ये सरकार बेकार है, ये नकारा है, निकम्मी, इसको कुछ करना नहीं आता। लेकिन इसको हमें आरएसएस की जो बुनियादी सोच है उसके साथ जोड़ते हुए देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आरएसएस की विचारधारा रही है एक देश में एक ही तरह का सब कुछ होना चाहिए, ज़ुबान एक बोली जानी चाहिए, शिक्षा की पद्धति एक होनी चाहिए। वो जो अलग अलग राज्यों की ज़ुबान हैं उनसे दुश्मनी रखते हैं, जो अलग अलग राज्यों की सभ्यता संस्कृति है उससे रखते हैं। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक नहीं सीमित है। सन 49 में ही आरएसएस ने कह दिया था, उनके जो गोलवलकर हैं और इन लोगों ने, कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं और हम मनुस्मृति के अनुरूप ही इस देश के कानून को बनाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। कि मतलब अगर तुम कौन होते हो पढ़ने लिखने वाले, अगर तुम मूछ रखते हो तो तुम मूछ रखने वाले कौन हो, तुम दूल्हे हो तो तुम घोड़ी पर सवार होने वाले कौन हो। मतलब ये कि तुम अपनी औकात समझो। आप सीजीपी प्रोटेस्ट में गई थी? जी। तो आपको क्या नज़र आ रहा था? उम्मीद थी कि सब होगा? ये प्रोटेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके कार्यकाल में और प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं। पहली बार हिंदुस्तान में, मैंने तो कभी नहीं देखा, मुस्लिम औरतों ने घरों से निकल करके एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में हर बड़े शहर में लगातार यानी अनवरत धरना दिया, और वो भी सिटीज़नशिप के सवाल पर, नागरिकता के सवाल पर। इसमें औरतें लाई नहीं गई थी, वो खुद ब खुद निकली थी। ये एक बिल्कुल ही अलग बात थी जिसको मुझे लगता है आज भी उतनी बारीकी से समझने की कोशिश नहीं की गई है। ये बात सही है कि वैसा आंदोलन देखा नहीं गया था कभी हिंदुस्तान के अंदर। कोविड के बाद से जितने पेपर हुए हैं भाजपा शासित राज्यों में, सब लीक हुए हैं। कि पेपर लीक के ख़िलाफ़ और नीट के ख़िलाफ़ अलग अलग सूबों में बहुत बड़े आंदोलन और संघर्ष हो चुके हैं, जिनको दिखाया नहीं गया। उसके अलावा जिस तरह का ये किसानों का आंदोलन हुआ था वो भी कभी देखने को नहीं मिला है। और उस वक्त भी कई चीज़ें सामने आई कि 700 किसान मर गए और हमारे प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज़ भी उनके लिए नहीं कहा। और उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई नूह में, ये जो इलाका है मेवात का, तो वहाँ पूरी तैयारी थी दंगा करवाने की, लेकिन किसान वहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, उन्होंने जाकर के कहा कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। तो शिक्षा जो पूरे आगे के भविष्य को तय करेगी कि आने वाली जो पीढ़ी है या आज जो पीढ़ी बड़ी हो रही है इसका भविष्य कैसा होगा, उसको तय करने का पूरा ज़िम्मा आरएसएस के लोगों को ही दिया गया है। हमारे देश की बुनियाद को ही ये तोड़ करके एक पता नहीं क्या उसकी जगह वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अंतर जाति विवाह न हो पाए। हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से शादी करता है तो उसको तो हार माला पहनाएंगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, हिंदू धर्म बढ़ा रहे हो, इनकी संख्या कम कर रहे हो। लेकिन अगर इसका उलट होता है तो फिर जो मुसलमान लड़का इन्वॉल्व है वो दंडित होगा, उसके परिवार दंडित होंगे, मारे जाएंगे, हो सकता है मार भी डाले जाएंगे, हो सकता है बुलडोज़र भी चढ़ जाएगा। लेकिन वो जो हिंदू लड़की है उसके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि यातनाएं नहीं होंगी, उसको जेल में भी डाल सकते हैं, उसको वो जो होम्स होती हैं बहुत ही बुरी हालत में वहाँ भेज सकते हैं। तो ये जो है पूरी तरह से ये मनुवादी सोच है, और इसके पीछे कारण केवल एक है कि वर्ण व्यवस्था को हमें पूरी तरह से बचा के रखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें, दुनिया में दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक वायरल हो रही है चाइना से, वहाँ पर एक रोबोट बनाया गया वहाँ के बच्चों ने, जिसने हुसैन बोल्ट का 9.58 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, ये चाइना की बात है। अब आइए हिंदुस्तान चलते हैं। यहाँ पर बात चल रही है तबेलों में स्कूल की। कई साल हमने सुना कि हम एक मजबूत सरकार लाए थे, उस सरकार ने सारा जो इल्ज़ाम है वो नेहरू पर लगा दिया कि भाई नेहरू जी के कारण ये नहीं कर पाए।
लेकिन पिछले 12 साल से शिक्षा की क्या हालत है, अब ये धीरे धीरे परत खुल रही है। इसका एक कारण जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो भी बना है, जहां पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद लोगों में हिम्मत आई और सड़कों पर दिख रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में सीजीपी का तो जिक्र हुआ था, लेकिन उसकी जो बुनियाद थी वो लेफ़्ट पर भी डिपेंड करती थी, क्योंकि वहां पर लेफ़्ट की बच्चियां और युवा मौजूद थे। आइए समझते हैं लेफ़्ट और आरएसएस, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि इतिहास को अगर आप 1925 में जाएंगे तो 1925 में लेफ़्ट भी बना था और आरएसएस संघ का भी जन्म हुआ था। ये दोनों लोगों को समझने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ कॉमरेड सुभाषिनी अली हैं। इनके परिचय की कोई मोहताज नहीं है, इनसे बेहतर कोई नहीं आपको समझा सकता कि इस वक्त जो शिक्षा की हालत है, जो महिलाओं के बारे में सोच है, उस पर आरएसएस का क्या प्रभाव है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र से बात करने के लिए। आप सीजीपी प्रोटेस्ट में गई थी, जी जी जी, तो आपको क्या नज़र आ रहा था? उम्मीद थी कि सब होगा? नहीं, देखिए ये प्रोटेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके कार्यकाल में और प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं। मैं कहूँगी कि उनमें और इनमें क्या फ़र्क था। देखिए, पहली बार हिंदुस्तान में, मैंने तो कभी नहीं देखा, मुस्लिम औरतों ने घरों से निकल करके एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में हर बड़े शहर में लगातार यानी अनवरत धरना दिया, और वो भी सिटीज़नशिप के सवाल पर, नागरिकता के सवाल पर। तो ये अपने आप में, नहीं तो इसके पहले तो हमने देखा है कि वो हमारे पर्सनल लॉ में मदाखलत नहीं होनी चाहिए और वो शाहबानों वाला हो गया, उसमें लोगों ने भीड़ जुटाई और ये सब किया, लेकिन इसमें औरतें लाई नहीं गई थी, वो खुद ब खुद निकली थी। ये एक बिल्कुल ही अलग बात थी जिसको मुझे लगता है आज भी उतनी बारीकी से समझने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि वो जो निकली और उनके अंदर जो जज्बा था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और अगर उस वक्त ये कोविड ना हो जाता तो शायद वो भी कहीं और जाता, लेकिन ये बात सही है कि वैसा आंदोलन देखा नहीं गया था कभी हिंदुस्तान के अंदर। महिलाओं का देखा गया था इसके पहले भी, शायद इतनी बड़ी तादाद में नहीं, और ये ऐसा नहीं कि हर बड़े शहर में। मैं तो शाहीन बाग तो खैर मैं गई, यहाँ दिल्ली में 5 जगह और शाहीन बाग थे, कानपुर में 2 जगह, इंदौर जैसी जगह में 4 जगह, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी, उन्होंने उनको छेड़ा नहीं, तो हर शहर में कई कई जगहों पर औरतें बैठी थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और हमको लगता है कि हम लोग उसे भुला नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब सरकार जो उस वक्त करना चाह रही थी उसको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, और अब वो एसआईआर और ये इन सारी चीज़ों के ज़रिए अब शायद वो जो सिटीज़नशिप का मामला है उसको एक बार फिर सामने लाएगी। उसके अलावा जिस तरह का ये किसानों का आंदोलन हुआ था वो भी कभी देखने को नहीं मिला है, और मेरे ख्याल से दुनिया में ही ऐसे कम आंदोलन हुए होंगे कि कोरोना के टाइम पर लाखों किसान बैठा है दिल्ली को घेरे हुए, जाने का नाम नहीं ले रहा है। और उस वक्त भी कई चीज़ें सामने आई कि 700 किसान मर गए और हमारे प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज़ भी उनके लिए नहीं कहा। और इसके साथ साथ जो मतलब मैं एक ही उसका दूंगी कि मैं हरियाणा कई बार गई उस दौरान, तो वहाँ पर ये लंगर चल रहे थे, और वहाँ से जो किसान आते थे यहाँ रुकते थे दिल्ली में और फिर जाते थे, उनकी जगह फिर दूसरे आते थे। तो 2 बातें हुई, एक तो जो उनके घरों की औरतें हैं, ख़ास तौर से हरियाणा में तो आप जानते हैं बहुत सख्त पर्दे में रहती हैं वो औरतें, उन्होंने सारा काम संभाला, और जब वो ट्रैक्टर मार्च हुआ तो उन्होंने पर्दा भी हटाया और ट्रैक्टर चलाना सीखा और यहाँ आए। तो इस पर भी इतना काम नहीं हुआ है जितना हो सकता था। फिर आप जानते हैं कि गांव में ख़ास तौर से, आप भी यूपी के रहने वाले हैं, ये छुआछूत, उनके हाथ का खाना नहीं वगैरह वगैरह बहुत चलता है। लेकिन मैंने देखा कि जैसे लंगर में जब खाना पहुंचाते थे लोग, तो गांव के हर घर से रोटियां लेते थे, और कोई ये नहीं पूछता था कि ये किसके घर, मतलब जाटव के घर से रोटी आई है या यादव के घर से या जाट के घर से, वो रोटियां इकट्ठा होती थी, और खाने वाले भी नहीं पूछते थे कि ये रोटियां कहाँ से आई हैं। तो जब आंदोलन होता है, जब लोग एक बड़े संघर्ष में
उतरते हैं तो बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। औरतों के बारे में थोड़ी देर के लिए कम से कम नज़रिया बदलता है। खान पान के बारे में जो लोगों की तमाम वो चीज़ें हैं वो भी कुछ देर के लिए दब जाती हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जब वो आंदोलन झूठे वादों के साथ ख़त्म हो गया, क्योंकि ये कहते हैं ना कि हम कभी झुकते नहीं, लेकिन वहाँ भी क्योंकि चुनाव आने वाला था तो वो उन्होंने कहा कि हम ये कानून वापस लेते हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई नूह में, ये जो इलाका है मेवात का, तो वहाँ पूरी तैयारी थी दंगा करवाने की, लेकिन किसान वहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, उन्होंने जाकर के कहा कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। तो ये ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरे देश में ये ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा होना और वो भी मेवात में होना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा गहराई में समझने की ज़रूरत है। फिर आते हैं ये जो कॉकरोच वाला आंदोलन हुआ, निश्चित तौर पर वो जो हमारे सीजेआई साहब ने वो बहुत ही एक जिसको अनुचित कहेंगे बयान दे दिया कि ये सब कॉकरोच हैं जो काम आम नहीं करते, और उसका फिर उसने जो जवाब दिया और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जो तमाम वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि पेपर लीक के ख़िलाफ़ और नीट के ख़िलाफ़ अलग अलग सूबों में बहुत बड़े आंदोलन और संघर्ष हो चुके हैं जिनको दिखाया नहीं गया। देखिए, कोई चीज़ दिल्ली में होती है और जिस वक्त पार्लियामेंट चल रहा है उस वक्त होती है, उसका एक अलग असर पड़ता है। और लखनऊ में कुछ हो, क्या बनारस में कुछ हो, प्रयागराज में कुछ हो, या फिर पटना में कुछ हो, या फिर चेन्नई में कुछ हो, उसका उस तरह का पूरे देश में प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन नीट जब पहली बार लागू किया गया तो एक बहुत ही गरीब घर की लड़की जिसको 12वीं में 90% मार्क्स से ज़्यादा मिले थे, वो फेल हो गई नीट में, क्योंकि अंग्रेज़ दां नहीं थी, तो अंग्रेज़ी दां, तो उसने आत्महत्या कर ली। और तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़बरदस्त इसकी प्रतिक्रिया हुई, बहुत बड़े मतलब धरना प्रदर्शन, और उन्होंने केस भी किया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, नीट को हटाने का की शुरुआत भी वहाँ से हुई। और उसके अलावा ये जो लगातार पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कोविड के पहले का तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन कोविड के बाद से जितने पेपर हुए हैं भाजपा शासित राज्यों में सब लीक हुए हैं, या तो लीक हुए हैं या किसी और वजह से कैंसिल हो गए हैं। और जो बड़ी बात है जिसको हम लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं, देखने की ज़रूरत है कि वो जो पेपर हैं वो अपने आप में बहुत ही जिसको कहना चाहिए त्रुटियों से भरे हुए हैं। एक तो वो मतलब कंप्यूटर पर आपको करना है, बहुत से लोग कंप्यूटर चलाना जानते नहीं, फिर जब वो जाते हैं एग्ज़ाम देने तो कभी बिजली चली जाती है, कभी वो नेटवर्क चला जाता है तो वो नहीं दे पाते हैं। कितने कितने लोगों का एक एक साल बर्बाद हुआ है। और इसका ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं जिनके वो वैसे भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, उनके माँ बाप नहीं देना चाहते हैं, उनके ऊपर शादी करने का दबाव है। अगर मान लीजिए कई लड़कियां हैं जिनको एग्ज़ाम देने गईं और फिर नहीं दे पाएँ क्योंकि वही बिजली चली गई या नेटवर्क चला गया या पेपर आउट हो गया, या उनका जो ये सेंटर था वो बहुत दूर था, पहुँचते पहुँचते लेट हो गई। खैर कई वजूहत से लड़कियां नहीं दे पाईं, एक साल उनका बर्बाद हुआ। और उसके बाद फिर उनके माँ बाप ने उनको उसकी तैयारी करने ही नहीं दी। तो आप देखिए कि पहली बार आज़ादी के बाद ये नीट और ये जो CUET है सेंट्रल एग्ज़ाम, ये इनमें लड़कियों की जो लेती हैं एग्ज़ाम, उनकी तादाद कम हो गई है, जो कि बहुत ही एक मतलब ख़तरनाक बात है। तो ये तो एक बात है, लेकिन इसके पीछे हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सरकार बेकार है, ये नकारा है, निकम्मी, इसको कुछ करना नहीं आता, या भ्रष्टाचार है, कुछ लोग खा लेते हैं पैसा, पेपर आउट हो जाता है। लेकिन इसको हमें RSS की जो बुनियादी सोच है उसके साथ जोड़ते हुए देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, पहले भी हमारे यहाँ इम्तिहान होते थे,
लेकिन वो सिस्टम ही बिल्कुल अलग था। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी या आईआईटीज़ थे, आईआईएम्स थे, वो अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते थे। जेएनयू भी अपना अलग लेता था, और ये आपके जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी स्टेट्स लेती थी। तो इससे कई बातें होती थी। एक तो जो उस स्टेट के लोग हैं, जो जिनकी मादरे ज़बान उस स्टेट की है जिसमें वो इम्तिहान दे रहे हैं, उनको नेचुरली बहुत ज़्यादा मौका मिलता था पास होने का और एडमिशन पाने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, शुरू से ही आरएसएस की, और अब ये मैं कह रही हूँ बीजेपी ने तो उनसे ही सीखा है जो कुछ है, आरएसएस की विचारधारा रही है कि एक देश में एक ही तरह का सब कुछ होना चाहिए, ज़ुबान एक बोली जानी चाहिए, शिक्षा की पद्धति एक होनी चाहिए। वो जो अलग अलग राज्यों की ज़ुबान हैं उनसे दुश्मनी रखते हैं, जो अलग अलग राज्यों की सभ्यता संस्कृति है उससे रखते हैं। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक नहीं सीमित है, ये जो हिंदी भाषी इलाके हैं और उसमें भी जिसको हम लोग कहते हैं जो अपर कास्ट का कल्चर है, अपर कास्ट की ज़ुबान है, उसको ही पूरे देश के ऊपर थोपने का उनका पूरा इरादा है। और ये आज से नहीं है, ये शुरू से ही रहा है, ये उनके सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ एक चीज़ और हमको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारा पैटर्न वही चल रहा है, नीट है, सीयूईटी है, ये जो एसटीए बना है, ये सारी चीज़ें उसी का हिस्सा है कि एक तरह की शिक्षा प्रणाली पूरे देश पर लागू होनी चाहिए, जिसमें जो अभिजात वर्ग के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वो कोचिंग में जा सकते हैं, वहाँ पर ये जो भ्रष्टाचार भी चलता है वो कोचिंग वालों को भी पेपर मिल जाता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन असली चीज़ क्या है कि दूसरे ज़ुबान के अहमियत को ख़त्म करना, राज्यों के अपनी जो भी उनका अधिकार क्षेत्र है उसको समाप्त कर देना, और वो जिसको कहते हैं एक रूपता पूरे देश के ऊपर लादना, ये एक उनका पहले से ही। और इसको वो हमेशा कहते थे, वो तो संघवाद यानी फेडरलिज्म के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। वो यूनिटरी सिस्टम चाहते थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन से उनकी जो बड़ी शिकायत थी वो ये भी थी कि ये संघवादी क्यों है, ये यूनिटरी होनी चाहिए। और यूनिटरी का मतलब है जस्ट लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो हिंदू कोड होना चाहिए, वैसे ही यूनिटरी सिस्टम का मतलब है कि जो उनके लिए आर्यव्रत है और उसमें जो अभिजात वर्ग है, मतलब उसका वर्चस्व ही पूरे देश में होना चाहिए, और वहाँ के रहने वाले लोगों को एक तरह से देश के ऊपर शासन करना चाहिए। अभी आप देखिए, ये जो परिसीमन में लगे हुए हैं और उत्तर भारत की सीटों को करीब करीब मतलब मेरे ख्याल से 75% बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी वही सोच झलकती है कि जो साउथ के स्टेट्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि साहब हम ज़्यादा अच्छा काम करें, वो सब ठीक है, लेकिन उनको दंडित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आर्यव्रत के नहीं हैं, उनकी अलग सभ्यता है, अलग ज़ुबान है, और वो चीज़ थोपी जानी चाहिए। वो तब होगा जब यूपी के 120 सांसद हो जाएंगे, बिहार के मेरे ख्याल से 80-90 हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के भी बढ़ जाएंगे और साउथ के घट जाएंगे। वो कहते हैं कि हम नहीं घटाएंगे, लेकिन अनुपात में तो घटने ही वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को उनकी जो बुनियादी आरएसएस की सोच है उसके साथ जोड़ के देखना चाहिए। एक चीज़ और है, सन 49 में ही आरएसएस ने कह दिया था, उनके जो गोलवलकर हैं और इन लोगों ने, कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं और हम मनुस्मृति के अनुरूप ही इस देश के कानून को बनाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो बहुत से लोग कहते हैं अरे कह दिया तो उससे क्या होता है, करेंगे थोड़ी ना, लेकिन वो कर रहे हैं और वो उसके बारे में बहुत संजीदा गंभीर है। तो अब उन्होंने क्या क्या किया है, बहुत सी बातें होती हैं कि उन्होंने बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दिया है, इलेक्शन कमीशन भी और कोर्ट्स भी, मतलब ये बातें तो बहुत आम फहम हो गई हैं, सब लोग इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था के प्रति
कास्टिज़म के प्रति, कास्ट स्ट्रक्चर को बनाए रखने के प्रति जो उनकी, जिसको कहना चाहिए कटिबद्धता है, उस पर लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अगर दे रहे हैं तो सिर्फ इस लिहाज से कि हाँ दलितों का उत्पीड़न बहुत बढ़ गया है, दलितों के साथ अत्याचार जो भाजपा शासित राज्य हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया, करेक्ट। लेकिन मनुवाद सिर्फ यही नहीं है। मनुवाद तो एक जन्म के साथ तमाम चीज़ों को जोड़ने वाला सिस्टम है कि जन्म के साथ आपका पेशा जुड़ेगा, जन्म के साथ आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये जुड़ेगा, धर्म के साथ आपके कुछ अधिकार होंगे या नहीं, जन्म के साथ आपके कुछ अधिकार होंगे या नहीं होंगे ये जुड़ेगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि दलितों का उत्पीड़न होगा, दलितों को नीचा दिखाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं कि उनकी हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं तो खैर बहुत ही दुखद बात है कि 47 के बाद थमी नहीं है। सबसे बड़ा जो मतलब हुआ था बड़ा कांड वो तमिलनाडु में हुआ था, जब डीएमके नई बनी थी, किलवेनमनी में 44 दलितों को जिंदा जला दिया गया था। तो ये तो हो ही रहा है, लेकिन अब उनको हर चीज़ में नीचा दिखाना कि मतलब अगर तुम कौन होते हो पढ़ने लिखने वाले, अगर तुम मूंछ रखते हो तो तुम मूंछ रखने वाले कौन हो, तुम दूल्हे हो तो तुम घोड़ी पर सवार होने वाले कौन हो। मतलब ये कि तुम अपनी औकात समझो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कुछ दिया है और कहा है उसको भूल जाओ। एक जो पुराना विधान था, विधि विधान जिसको कहते, वो फिर से लागू हो रहा है, जिसमें तुमको तुम्हारी जगह रखा जाएगा। और जो पिछड़ी लोग हैं, अब आप देखिए इन्होंने जो किया, एक तरफ तो वो बिल्कुल जो है पत्थर की लकीर को मानते हैं कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अब तमिलनाडु में पहले से ही ज़्यादा था तो चलिए वो बात अलग है, लेकिन जब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात आई तो बिल्कुल मतलब जिसपे कहना चाहिए चंद दिनों में ही मामला पास भी हो गया, लागू भी हो गया, किसी ने चू नहीं बोली, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना नहीं किया, जबकि आरक्षित सीटें निश्चित रूप से मेरे ख्याल से 25% और बढ़ गई और किसी ने उस पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि इससे अपर कास्ट का फ़ायदा होना था। तो जो लोग समझ नहीं रहे हैं वो सोचते हैं कि इससे अपर कास्ट को रिजर्वेशन मिला है, तो भाई इसके पहले भी तो था, 47% ओबीसी एससी एसटी का है, तो इसका मतलब है कि 53% तो अपर कास्ट का ही रिजर्वेशन है इस देश में। अब आपने 25% और उसको बढ़ा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो उस दिशा में बहुत अपना मतलब सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से जा रहे हैं और उनके कई योजनाएं इसी के अंतर्गत तय होती हैं कि जैसे कि उन्होंने कह दिया कि नहीं आपको आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आपको यूनिवर्सिटी में जाने की क्या ज़रूरत है, आपको तो रोज़गार से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। और वो रोज़गार भी क्या हैं, बढ़ई, कुम्हार, मतलब जिस तरह के पेशों के साथ हमेशा जन्म से लोग जुड़े हुए थे, जो ओबीसी थे या फिर दलित थे, उन्हीं पेशों में उनको सीमित करने की एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। और इसी में आप देखिए इसका नतीजा सामने आ रहा है। एक तो पहली बार आज़ादी के बाद जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें भी बच्चों का और ख़ास तौर से बच्चियों का जो प्रवेश है उसमें संख्या घट गई है। तो ये कई तरह से ये कर रहे हैं। एक तो फ़ीस को बढ़ा करके, अब तो आपको मालूम है कि जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, हॉस्टल के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। लोग मतलब गरीब की तो बात छोड़ दीजिए, जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी नहीं भेज पा रहे हैं, और जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए उनके ऊपर दो तरह से वार है। एक तो फ़ीस बढ़ा दी गई है, दूसरा स्कॉलरशिप या तो देते नहीं हैं या लेट कर देते हैं। तो अगर आपको स्कॉलरशिप लेट मिलेगा तो आप प्रवेश नहीं पाएंगे। तो ये सारे एक मतलब पूरी तरह से एक चक्रव्यूह रचा गया है, जिसमें इनकी एनईपी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें प्राइवेट एजुकेशन को इन्होंने बहुत
आगे बढ़ाने का वो किया है। प्राइवेट एजुकेशन का मतलब है बहुत महंगा एजुकेशन, और बाकी जो उसमें ये कहते हैं कि हम अपनी सभ्यता के अनुरूप लोगों को पढ़ाएंगे, अपनी संस्कृति के अनुरूप, इसका क्या मतलब है? मतलब ज़्यादातर मतलब ये है कि वो बकवास पढ़ाएंगे और बच्चों को पता भी नहीं कि उनके सिलेबस में है क्या, कि वो भी बदलता रहता है। और आप देखिए बीजेपी के लोग जो आरएसएस वाले नहीं हैं, वो तो आपको कई जगह दिखाई देंगे, चीफ मिनिस्टर और कई मिनिस्टर्स भी हैं जो, लेकिन जो शिक्षा को कंट्रोल करने वाली जो पूरी टीम है वो सब आरएसएस के लोग हैं। जो एनसीईआरटी की किताबें लिखेंगे, जो वाइस चांसलर्स हैं वो भी सब आरएसएस के हैं, जो मतलब तमाम जो ये आईसीएसएसआर वगैरह इस तरह की जो संस्थान हैं, इनमें जो लोग अब कंट्रोल कर रहे हैं वो भी सब तो शिक्षा जो पूरे आगे के भविष्य को तय करेगी कि आने वाली जो पीढ़ी है या आज जो पीढ़ी बड़ी हो रही है इसका भविष्य कैसा होगा, उसको तय करने का पूरा जिम्मा आरएसएस के लोगों को ही दिया गया है। चूँकि पूरी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इनके हाथ में दे दी गई है। वाइस चांसलर से लेकर के जो लिखेंगे टेक्स्ट बुक, जो प्रिंट करेंगे टेक्स्ट बुक को, जो क्या कहते हैं उनके रिसर्च का काम करेंगे, ये सब आरएसएस वाले हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और इस पर मुझे लगता है कि कम ध्यान लोगों का जाता है। उनकी जो सांप्रदायिकता है हाँ बहुत ख़तरनाक है, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान है, या जो वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जनवादी संस्थानों को समाप्त कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, या जजेस किस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक उस पर। लेकिन ये जो पूरी हमारे देश की बुनियाद को ही ये तोड़ करके एक पता नहीं क्या उसकी जगह वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो मनुवादी कानून व्यवस्था बिल्कुल लागू कर रहे हैं, और उसके परिणाम सिर्फ ये नहीं है, खैर महिलाओं के लिए बहुत बुरे हैं क्योंकि औरतों को तो कोई अधिकार है ही नहीं मनुस्मृति में, उनका तो पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जाना ही उसमें है कि, और मैं बताऊंगी क्यों। तो वो उस पर भी कुछ बातें होती हैं, लेकिन क्यों इस पर बात नहीं होती। इस पर पेट्रियार्की कह करके, पुरुष प्रधानता कह करके इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप अगर सोचें कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था है ये किसके ऊपर टिकी हुई है, खान पान में तो अब थोड़ा आया है क्योंकि लोग मजबूर हैं कि उनको होटलों में या इधर उधर खाना पड़ता है, लेकिन जब वो अपने घर में होते हैं या गाँव में होते हैं तो फिर खान पान के नियमों को बहुत वो सख्ती से उनका पालन करते हैं। मतलब मैं तो कहूँगी बहुत से नकवी हैं जो दूसरों के घर का खाना नहीं खाते हैं क्योंकि गए तो यहीं से हैं। खैर, तो जहाँ पर खान पान पर कंट्रोल हो सकता है वहाँ पर पूरा कंट्रोल रखा जाता। आपने देखा होगा कि जो ये मिड डे मील में काम करती हैं रसोइयाँ, अगर वो दलित वर्ग की होगी तो सारे जो दूसरे बच्चे हैं उनको हटा दिया जाएगा। इसको से दिखाता है कि वो भी एक बड़ा इशू है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अंतर जाति विवाह न हो पाए। अंतर जाति, और खैर उससे भी ज़्यादा ख़राब है अंतर धार्मिक। तो इसको रोकने के लिए महिलाओं को पूरी तरह से नियंत्रित रखना, उनके अधिकारों को समाप्त करना, उनको बहुत दंडित करना अगर वो इन लक्ष्मण रेखाओं को पार करते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो गया। और आप देखिए कि इस तरह की चीज़ों पर, जैसे कि वो कहते हैं धर्मांतरण रोकने का कानून लाते हैं, लेकिन वो धर्मांतरण नहीं रुक रहा है। वो धर्मांतरण तो इतना कहीं हो भी नहीं रहा है। बेचारे ईसाई तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा इसमें नाकाम साबित हुए हैं क्योंकि उनका 2% से ज़्यादा उनकी आबादी ही नहीं बढ़ पाई है। लेकिन धर्मांतरण के नाम पर वो दरअसल रोक लगा रहे हैं अंतर धार्मिक विवाह पर, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये विवाह धर्म को बदलने के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए। और वो एक तरफा है, मतलब अगर हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से शादी करता है तो उसको तो हार माला पहनाएंगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, हिंदू धर्म बढ़ा रहे हो, इनकी संख्या कम कर रहे हो। लेकिन अगर इसका उलट होता है तो फिर जो मुसलमान लड़का इन्वॉल्व है वो दंडित होगा, उसके परिवार दंडित होंगे,
मारे जाएंगे, हो सकता है मार भी डाले जाएंगे, हो सकता है बुलडोज़र भी चढ़ जाएगा। लेकिन वो जो हिंदू लड़की है उसको, उसके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि यातनाएं नहीं होंगी। उसको जेल में भी डाल सकते हैं, उसको वो जो होम्स होती हैं बहुत ही बुरी हालत में वहाँ भेज सकते हैं, या ज़बरदस्ती माँ बाप के साथ भेज सकते हैं। वो कभी कभी मार भी डालते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। तो ये जो है पूरी तरह से ये मनुवादी सोच है, और इसके पीछे कारण केवल एक है कि वर्ण व्यवस्था को हमें पूरी तरह से बचा के रखना है। अगर ये लड़कियां आज़ाद हो जाएंगी, और आजकल उनको कुछ आज़ादियां तो मिली हैं, वो पढ़ती हैं दूसरे लोगों के साथ, वो नौकरी करती हैं दूसरे लोगों के साथ, बस में बैठ के जाती हैं, ट्रेन में बैठ के जाती हैं, मतलब दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने का मौका बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फिर बहुत बचपन में शादी भी अब कम होती है, तो वो काफ़ी बड़ी भी हो जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इनके राज में ये बाल विवाह की प्रथा भी, इस पर भी कुछ रिसर्च हो रहा है, बढ़ गया है, और ये काफ़ी हो रहा है। तो ये जो लड़कियों का नियंत्रण है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पेट्रियार्की है, कि पुरुष प्रधानता है, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि अगर लड़कियां आज़ाद हो गई और आज़ादी से शादी करने लगी, अपने दोस्तों को चुनने लगी, और ख़ास तौर से जब एक लड़की जो मतलब अपने जाति से कमज़ोर जाति के लड़के के साथ शादी करती है या दूसरे धर्म की, तो वो तो बिल्कुल एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफ़ी ही नहीं है। और ऐसे लोग बाहर डाले जा रहे हैं हमारे देश में, और ऑनर क्राइम के नाम पर हम लोग 20 साल से मांग कर रहे हैं कि एक पूरा विस्तृत कानून बनाया जाए। लेकिन पहले कांग्रेस ने भी नहीं बनाया, और अब बीजेपी तो बिल्कुल ही इस पर बात ही नहीं कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये कुछ उनके पॉलिसीज़ के पहलू हैं जिन पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। और जब तक हम पूरी तरह से नहीं समझेंगे कि ये मनुवाद है क्या और मनु के कानून हैं क्या, तब तक हम इनकी जो असलियत है उसको नहीं पहचान पाएंगे। और एक बार अगर वो समझ में आ गया, तो जितने लोगों के ऊपर इस कानून व्यवस्था यानी मनुवादी कानून व्यवस्था के लागू होने से नुकसान होने जा रहा है, उनके एक होने की फिर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि देखिए, जब तक जो बहुसंख्यक समाज है, जब तक वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होता है, तब तक बहुत मुश्किल है ये लड़ाई लड़ना। और इसीलिए ये जो दिल्ली जंतर मंतर में हुआ, इसकी अहमियत इसमें है। ये तो बात सही है कि वो लोग आए वहाँ से, वो लोग ऐसे लोग थे जिनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं था। लोगों ने कहा ये अच्छे लोग हैं, अमेरिका में भी पढ़ रहा था फिर भी आ गया, बहुत बढ़िया लोग हैं। लेकिन जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए वो ख़तरनाक हैं इस सरकार के लिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट देते हैं उनके बच्चे हैं, और वही लोग हैं। ये एक बिल्कुल नई चीज़ है। जब आपने कहा ये एक नया आंदोलन था, हाँ, क्योंकि जो शाहीन बाग वाला था वो तो मुसलमान औरतों का था संघर्ष, जो ये किसान आंदोलन था उसमें बड़ी संख्या में सरदार थे, उनको देशद्रोही उसको समझा देना लोगों को कि ये देशद्रोही बहुत आसान है, मुसलमान औरतों के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये जो भीड़ आई थी, ये आई थी बिहार से, यूपी से बहुत बड़ी संख्या में, मध्य प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान से भी आए थे। हमने देखा नॉर्थ ईस्ट के भी लोग थे। लेकिन इसमें ज़्यादातर अगर वो मतलब छात्र थे, तो ज़्यादातर ऐसे छात्र थे जो बीजेपी का जो आधार है, जन आधार, उससे जुड़े हुए लोग। और फिर हम लोगों ने देखा कि कितने लोग भाजपा को वोट देने वालों के बच्चे भी थे, जो डर रहे थे कि पता चल जाएगा तो मार खाएंगे। तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ हुई है। और अब कैसे इससे डील किया जाए, इस पर देखने के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे आरएसएस कह रहा है नहीं नहीं बच्चे हैं, इनकी बात सुनो, और बीजेपी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो इससे घबराए हैं
और जब वो घबराते हैं तो वो दंडित करने की तरफ जाते हैं, क्योंकि मनुस्मृति दंडित करने वाला, बहुत कठोर दंड देने वाली न्याय व्यवस्था है। तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं के एक वो हैं केरला में, वो इनके चिंतक कहलाते हैं, उनका नाम इस वक्त मैं भूल रही हूँ, जिन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि अगर मैं होता तो मैं तो इनको गोली मार देता, और ये जो लड़कियां वहाँ थीं ये सब लेफ्टिस्ट थीं और इनको अच्छा लगता है कि कोई इनके साथ बलात्कार करे, तो इनके साथ जो है खूब बलात्कार भी मैं करवाता। मतलब ये उसने खुल कर के कहा। उसके ऊपर केस भी हुआ लेकिन छूट गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। टीजी मोहनदास। हाँ, टीजी मोहनदास। मोहनदास। तो ये लोगों को समझना चाहिए, असली बात ये बोल रहा है, मन की बात ये बोल रहा है, जो आरएसएस की मन की बात है वो ये बोल रहा है। मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कुछ गोलमोल कि नहीं सुनना चाहिए, ऐसा है वैसा है। वो जाति प्रथा के बारे में भी गोलमोल बोलते हैं, लेकिन जब शादी और ब्याह और इन चीज़ों की बात होती है तब बिल्कुल उनकी असलियत सामने आ जाती है। और जो लोग दलित समाज के आरएसएस में रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ खुलासा किया है। ये हमारे घर का खाना नहीं खाते हैं, जब हम भेजते भी हैं उनके कार्यकर्ताओं के लिए तो वो भी फेंक दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो वो मनुवादी हैं और पूरी तरह से मनुवादी हैं, कोई उनमें चेंज नहीं आया। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि वो मुंजे गए थे इटली वगैरह, उन्होंने उनको सीखने की ज़रूरत नहीं थी, न हिटलर से और न मुसोलिनी से। उन्होंने सीखा नहीं, उन्होंने दाद दी कि हाँ ये लोग आ गए हैं सत्ता में, बढ़िया है, ऐसे हमको भी आना है। सीखने नहीं गए थे, ना उनको सीखने की ज़रूरत थी। वो तो विश्वगुरु हैं मनुवाद के, और ये पूरी दुनिया को समझा सकते हैं कि एक बहुत जिसको कहना चाहिए बहुत कई पहलुओं वाला फांसीवाद कैसा होता है, वो मनुवाद से सिखाया जा सकता है। अब आपने एक सवाल और हमसे किया कि कम्युनिस्टों और इनका क्या, तो ये बात सही है। 1925 में तो कानपुर में एक कम्युनिस्ट संगठन बना था, लेकिन उसके पहले 1920 में ताशकंद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण या आगाज़ हो चुका था। ये लोग 1925 में इनका ये आरएसएस बना। उसके पहले हिंदू महासभा थी और बहुत से चीज़ें, मतलब वो एक तरह से संतान उन्हीं के हैं और इनके कई पूर्वज हैं। और इन्होंने जब अपने इनके क्या उद्देश्य हैं इनके बारे में बताया तो इन्होंने कहा कि हम विदेशी दुश्मनों से लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमको तो अपने देश के अंदर जो दुश्मन है उनसे निपटना है। और 3 दुश्मन उन्होंने चिन्हित किए, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। अब आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में उस समय मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में 1000 से कम सदस्य रहे होंगे, और क्या उनकी ताकत थी। लेकिन विचारधारा से ही विचारधारा डरती है और विचारधारा से ही विचारधारा से लड़ा जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना, ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है अंततोगत्वा हमको इन्हीं से लड़ना होगा। और कई लोग भूल जाते हैं कि जब ये आरएसएस पैदा हुई या बनाई गई तो निश्चित रूप से जो उस समय ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया तो दंगे भी हुए थे। तो एक तो उन्होंने दंगों में आगे बढ़ कर के ये कहा कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हम बने हैं। लेकिन उस समय और भी कुछ घटनाएं घटी थी। सबसे पहली क्रांति रूस में उससे कुछ ही साल पहले हुई थी। अब अगर आप मनुस्मृति में देखें तो एक कास्ट सिस्टम है और उसके साथ एक क्लास सिस्टम भी जिसको कहना चाहिए उसमें पूरी तरह से मिश्रित है। क्योंकि एक तरफ तो 3 उच्च जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं, तो ये केवल जो है लड़ने वाले, मतलब हथियार उठाने वाले या शिक्षा देने वाले या पैसा कमाने वाले ही नहीं हैं, ये शासन करने वाले हैं। ये दूसरों का
पूरी तरह से उत्पीड़न करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, और इनके शोषण के खिलाफ शोषकों को मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। ये भी मनुस्मृति में है कि जो शूद्र हैं, जो या तो गांव में या शहरों में जो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो मेहनत तो कर सकते हैं लेकिन मजदूरी की बात नहीं कर सकते हैं। ये उसमें दर्ज है, लिखा है। और यहाँ तक लिखा है, बड़ी दिलचस्प बात है, हमने तो ये सब कभी जाना ही नहीं था लेकिन हम बहुत पढ़ रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण या कोई ठाकुर मजबूरी में हाथ से काम करने लगता है तो वो भी फिर शूद्रों की कैटेगरी में डाला जाएगा। इसीलिए हम लोगों की तरफ जो भूमिहार हैं या जो इधर पश्चिम में जो त्यागी हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण उनको पूरा ब्राह्मण, आधा ब्राह्मण मानता है, क्योंकि ये खेती करने वाले लोग हैं, हल का मुठ पकड़ने वाले लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? कैसे किसी ने तय कर दिया कि जो ब्राह्मण खेती करता है वो निम्न दर्जे का ब्राह्मण होगा? ये मनुस्मृति है, जो जिसने उनको मालूम भी नहीं होगा कि मनुस्मृति कोई चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें उनके अंदर मतलब सालों साल तमाम कथा, तमाम जो धर्म से जोड़ करके रीत रिवाज होते हैं, उनके ज़रिए ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर डीएनए का हिस्सा बन गई हैं। तो ये इसका जो पूरा असर है वो समझना ज़रूरी है। और मैं ये मानती हूँ कि हाँ, ये बात आपने सही कही, बहुत कम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो कॉकरोच का आंदोलन हुआ, तो ये आए थे अमेरिका से, तो इन्होंने भी जो लेफ़्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको कांटेक्ट किया और कहा कि आप लोग आइए, क्योंकि आपके ही आने से ये चलेगा। तो ये जो SFI, आयसा, AISF भी वहाँ पहुँचे और वो लगातार वहाँ रहे, और उन्होंने अपने गीतों से, भाषणों से, नारों से लोगों को बहुत वो किया और लोगों को बुलाया पूरे हिंदुस्तान से। और फिर इस आंदोलन को वहाँ भी खड़ा किया, पटना में, सिवान में, बंगाल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर, इलाहाबाद में, नागपुर में, इस सब जगह आप देखेंगे कि ये SFI, आयसा, ये सब लोग वहाँ आपको मौजूद देखेंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा 4-5 दिन के बाद कि जो विपक्ष के दल हैं वो भी आए और हमको हमारा समर्थन करें। तो सबसे पहले हमारे CPIM के ही पहुँचे थे। तो ठीक है, हमने ये कभी नहीं कहा कि ये हमारा आंदोलन है या हमको इसका नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन हमने निश्चित रूप में इसको पहचाना कि ये एक बड़ी बुनियादी सवाल को उठाने वाला आंदोलन है। और आप देखिए उसके बाद जो इनका एक बहुत बड़ा पाप है स्कूलों को बंद करने का। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अगर कोई सरकार स्कूलों को बंद करती है तो उनको तो मतलब सज़ा याफ्ता, मतलब इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये इससे बड़ा पाप तो आप गरीबों के साथ, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के साथ कर ही नहीं सकते। एक तरफ तो आप शिक्षा को इतना महंगा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं, यानी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, या स्कूलों की ऐसी जर्जर हालत है कि वहाँ कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। अब हम लोग तो सब ये स्कूल देख रहे हैं जहाँ भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब ये एक आंदोलन बन गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो इनका शिक्षा के बारे में जो इनकी सोच है, इसके ख़िलाफ़ लड़ना, संघर्ष करना, लोगों को जुटाना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ लड़ना बिल्कुल सही है, होना चाहिए। जाति उत्पीड़न के ख़िलाफ़ लड़ना, महिलाओं के उत्पीड़न के ख़िलाफ़, आप देखिए इनको सब बलात्कारी ही बहुत अच्छे लगते हैं, हैं? जो भी बलात्कारी होता है उसको ये संरक्षण देते हैं, उसको मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं का दर्जा वो बहुत ही नीचा गिराना चाहती हैं। सारी बातें सही हैं, लेकिन वो जो शिक्षा में कर रहे हैं, कोई घर नहीं है ख़ास तौर से उत्तर भारत में जिसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और पूरे देश में भी जिन बच्चों को हायर एजुकेशन में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अब आप देखिए हर एग्ज़ाम का अलग फ़ीस लेते हैं ये। और अगर मेरे ख्याल से 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप पहले सब में आप एक साथ अप्लाई कर सकते, अगर अब आपको अप्लाई करना तो सब में आपको अलग अलग अप्लाई करना। मतलब
ये टॉर्चर कर रहे हैं बच्चों को। और इसलिए मैंने देखा 1,20,000 नौजवान नवयुवतियों ने आत्महत्या की है पिछले 10 साल में। ये पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है और इनमें निश्चित रूप से छात्रों की संख्या बहुत है। तो ये छात्र अगर आत्महत्या करेंगे तो फिर ये आपके देश के भविष्य के बारे में क्या बता रहा है, और क्यों नहीं लोग इसको और ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। ये छात्र तो सबके बच्चे हैं, ये किसी एक जात के नहीं हैं, ये किसी एक धर्म के नहीं हैं, ये सबके बच्चे हैं। तो इन चीज़ों को मेरे ख़्याल से बहुत गंभीरता से लेना ज़रूरी है और इनको आरएसएस की सोच और आरएसएस की नीतियों और आरएसएस की विचारधारा से जोड़ करके देखने की ज़रूरत है, ताकि लड़ाई इनके ख़िलाफ़ हो। और जो ये बहुत मजबूत जड़ें इनकी हैं हमारे समाज में, क्योंकि बहुत सारी बातें जो ये प्रचारित करते हैं उनको समाज का बड़ा हिस्सा मानता भी है कि ये सही है, तो बहुत ख़तरनाक है। तो ये समझना कि हाँ, जिसको हम सही समझ रहे थे वो दरअसल हमारे हितों और हमारे बच्चों के हितों के ख़िलाफ़ है। जब तक ये समझ बड़े पैमाने पर लोगों में नहीं आएगी, और जो अब आने लगी है, आपने देखा कि एक गांव में लोगों ने विरोध किया कि आप क्यों आए हैं इस तबेले की फ़ोटो लेने। फिर बाद में पता चला कि ये दूसरे गांव के लोग थे। इस गांव के लोग कह रहे हैं भैया हम कहाँ बच्चों को पढ़ाएं, यहाँ तो बड़े लोगों के जानवर बंधे हुए हैं। तो ये चीज़ें एक दूसरी तरह की जागृति और चेतना लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं। और जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनको भी गंभीरतापूर्वक इन चीज़ों को देखना होगा, अपनी नीतियों का हिस्सा बनाना होगा। वरना अगर ये जैसे वोट लेने जाएंगे 27 में यूपी में, तो लोग कहेंगे तो आप स्कूलों के लिए क्या करने जा रहे हैं, आप शिक्षा के बारे में क्या करने जा रहे हैं, और उसके बाद नौकरियों के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षित बेरोज़गार तो उनकी तो फ़ौज बढ़ रही है हमारे देश में, और पूरी दुनिया में अब ये एआई वगैरह के आने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या आगे। तो इसके बारे में आपने कहा कि वो चीन में एक वो बना हुआ है रोबोट जो ओलंपिक में रनर था, मेरे ख्याल से नाइजीरिया का था, वो उसकी तरह दौड़ सकता है। तो एक तो वो समझ रहे हैं कि एआई क्या क्या कर सकता है और कितनी नौकरियां ले सकता है, और यहाँ उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। हमारे लोग सोच रहे हैं आईटी में जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, पैकेज मिल जाएगा। जिनको मिला हुआ था वो अब नौकरी से बाहर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा होना ज़रूरी है, और आप जैसे चैनल भी इन पर ज़्यादा चर्चाएं चलाएंगे। और ये जो रूस की जो राजनीति है, उठक पटक, वो गए ये गए, क्या ये जाने वाले हैं, क्या ये उनकी कन्नी काट रहे हैं, वो इतना ज़रूरी नहीं है। ये जो बर्बाद कर रहे हैं पूरे देश के भविष्य को, वो ज़्यादा ज़रूरी है चर्चा का विषय। हम शुक्रिया। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैंने आपका ही वीडियो देखा था, तो उसमें बाबा साहब ने कहा था कि जो प्रजातंत्र की लेयर है वो बहुत पतली। बाबा साहब ने बहुत अच्छी उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में प्रजातंत्र की जो ज़मीन है, उन्होंने टॉप सॉइल लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो बहुत ही पतली है, और इसलिए उसकी जो जड़ें हैं प्रजातंत्र की वो मजबूत नहीं हो सकती हैं अगर इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ करके श्रम न किया जाए, इसमें लगन के साथ लगा नहीं जाए, वरना ये संविधान वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाँ पर जात और धर्म के आधार पर हम लोगों के बारे में फ़ैसला करेंगे, वहाँ प्रजातंत्र की बात करना, भाईचारे की बात करना, ये सब बहुत खोखली बातें रह जाती। जो बुनियादी चीज़, यानी इंसान को इंसान नहीं समझता है, ये बहुत मुश्किल है। तो अब ये जब उन्होंने मनु के बारे में भी कहा था, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया भी था। लोग याद क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता है। जो अपने आप को उनका अनुयायी बताते वो भी अक्सर याद नहीं करते हैं, या अगर वो करते हैं तो मनुस्मृति को केवल वो जाति उत्पीड़न के ही संदर्भ में देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि मनु इज़ नॉट डेड, मनु इज़ अलाइव, मनु इज़ वेरी मच अलाइव एंड किकिंग। मतलब मनु का असर आज भी, उसको इंसान के रूप में मत देखिए, विचारक के रूप में देखिए। शायद हमारे देश की जनता में सबसे ज़्यादा उसी का असर है, क्योंकि हर आदमी दूसरे को अपने से नीचा
करके देखना चाहता है। तो ये एक जो चीज़ है उसका फ़ायदा ये पूरी विचारधारा लेती है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा कि बहुत पतली टॉप सॉइल है डेमोक्रेसी की, उसको याद करते हुए उसको कैसे उपजाऊ बनाया जाए, उसकी जड़ों को कैसे नीचे तक पहुंचाया जाए, लेकिन बिना मनुस्मृति को और मनुवाद को समझे और उसके खिलाफ लड़े, और उनके जो प्रचारक हैं, उनको जो मानने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ लड़े, ये संविधान और वो जो टॉप सॉइल है वो सब कुछ भी नहीं बच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी बात सही से समझाई और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किन की बातों को सुन रहे हैं। गांधी जी की हत्या किसी ने की, उसका भी संबंध किसी से था, फिर किसी ने कहा कि वो मनुस्मृति लागू करेंगे वो संस्था, लेकिन वो आज परसों की रिपोर्ट है, आरएसएस कह रहा है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं। ये भी एक हकीकत है, क्योंकि इन सब पर भी लोगों को क्योंकि जितने लोग जेनजी के प्रोटेस्ट में थे, हाँ। उससे कम लोग कांवड़ यात्रा में नहीं गए थे। तो अब वो भी, हालांकि वो भी शिक्षा और नौकरी के लिए परेशान है, लेकिन किस करवट उठ बैठेगा वो देखने वाली बात। क्योंकि जो भी होगा द स्वतंत्र इसी तरह की चर्चाएं बराबर आपको बताता रहेगा, सुनाता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि कम से कम सही बात कम लोगों तक ही पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो फिर वो बात अपने और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और जो आपको लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि गाली तो आएंगी ही, लेकिन और भी बातें आए तो अच्छा जी, तो आप बता सकते हैं, तो हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। शुक्रिया।